आपने नोटिस किया होगा पिछले 1-2 महीने से बाल कुछ ज्यादा ऑयली लगने लगे हैं। कंघी करो तो बालों का एक गुच्छा हाथ में आ जाता है, नहाते टाइम बाल गिरते हैं, शैम्पू करने में तो डर लगता है, तकिए पे बाल मिलते हैं, टॉवल पे बाल मिलते हैं, कंधों पे बाल मिलते हैं, ऊपर से डैंड्रफ बढ़ चुका है। मॉनसून में मुझे लगता है हेयर फॉल सबका ही बढ़ जाता है। आपने भी इस चीज को पक्का नोटिस किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी चीज को डिकोड करेंगे कि मॉनसून में बाल आखिर क्यों झड़ते हैं, क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम है या और भी कोई रीजन है, हर साल हेयर फॉल पहले से ज्यादा क्यों लगने लगता है और कौन सी स्टेज पे आपको प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। वेलकम टू हेयर एक्सप्लेन्ड बाय त्राया। ये एक नया चैनल है जहां पर हम हेयर साइंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मॉनसून में हेयर फॉल इतना बढ़ कैसे जाता है। देखो, मॉनसून के टाइम पे ना बाहर ह्यूमिडिटी जो है वो 80 से 90% चली जाती है। आप थोड़ा भी चले तो पसीना आ जाता है, बारिश में भीग गए तो स्कैल्प गीला हो जाता है, ऊपर से वो बारिश का पानी भी साफ होता नहीं है, उसमें पॉल्यूशन वगैरह घुला रहता है, डस्ट होती है, तो ये सब मिलके आपके स्कैल्प पे एक चिपचिपी सी लेयर बना देते हैं। और यही गीला, वार्म, ह्यूमिड स्कैल्प एक चीज के लिए परफेक्ट घर है, और वो चीज है फंगस, स्पेसिफिकली एक यीस्ट जिसका नाम है मेलासेजिया। ये यीस्ट नॉर्मली सबके स्कैल्प पे होती है, लेकिन जब स्कैल्प घंटों तक गीला और ऑयली रहे तो ये तेजी से बढ़ने लगती है, और यहीं से शुरू होता है डैंड्रफ और एक कंडीशन जिसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इस कंडीशन में स्कैल्प पे रेड मार्क्स, छोटे छोटे दाने, जलन, खुजली और ज्यादा फ्लेक्स होने लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी जरूर हुआ है, और ये ह्यूमिडिटी और मौसम बदलने पे ज्यादा बिगड़ता है। यानी कि ये चीज है तो बड़ी कॉमन, लेकिन इसे हार्मलेस समझने की गलती मत कर देना, क्योंकि जब स्कैल्प इतना इरिटेटेड और इन्फ्लेम्ड रहता है तो बाल झड़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैंने डॉक्टर रिक्ता से पूछा कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में क्या वो कुछ बता सकती हैं। Basically, dandruff, or another name for it, is seborrheic dermatitis. It is a very common and a chronic inflammatory concern of the skin and hair, and it primarily affects areas जहाँ पे sebaceous glands का concentration ज़्यादा होता है. Now, it is very commonly associated with the overgrowth of an yeast which is called malassezia. This is actually a normal resident of our skin and the body. Now, the problem isn't that this yeast is present. It's basically an individual's response या उसके immune system का जब response होता है then dandruff या फिर seborrheic dermatitis होती है. Now coming to the other part of the question, which is how does it connect with monsoons? Patients will commonly experience dandruff, itching, redness, greasy scales, etc. And during monsoons या फिर जब humidity बढ़ती है या sweating ज़्यादा होती है या prolonged moisture होता है, then it basically creates a very favorable environment and condition so that the malassezia or this yeast इसका proliferation बढ़ जाता है, and that in turn can trigger flares in susceptible individuals. So while seborrheic dermatitis in itself is not the primary factor for damaging the hair follicle, but it can cause significant inflammation in the scalp, and of course उसकी वजह से patient can scratch their scalp also, जिसकी वजह से transiently आपको hair shedding भी दिख सकती है। ऊपर से मॉनसून में क्या होता है कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाते वक्त बारिश में आप भीग जाते हैं, गीले बालों पे हेलमेट पहन लेते हैं, गीले बालों पे कैप लगा लेते हैं। अब सोच के देखो कि ह्यूमिडिटी में आपको पसीना आ रहा था, फिर ऊपर से बारिश का पानी गिर गया, ऊपर से आपने हेलमेट और जकड़ लिया, तो आपका स्कैल्प एक बंद ह्यूमिड डब्बे में कन्वर्ट हो जाता है। और स्कैल्प के लिए इससे बड़ा टॉर्चर क्या ही हो सकता है। ऐसे ही आप शाम को जिम चले गए, घंटे भर आपने वहां पसीना बहाया, वापस आके आपका बाल धोने का मन नहीं करा, छोड़ो कल धो लिया जाएगा। या फिर रात को आपने बाल धोए और गीले गीले बालों के साथ ही तकिए पे आप सो गए, या फिर आप दिन भर एसी रूम में गीले स्कैल्प के साथ बैठे रहे। ये सारी आदतें उस फंगस को एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट दे रही हैं जो उसे चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन विलेन है हार्ड वाटर। बहुत सारे शहरों में नलके का जो पानी आता है वो हार्ड होता है, उसमें मिनरल ज्यादा घुले होते हैं। ये पानी शैम्पू के रेजिड्यू को बालों में छोड़ देता है, जिससे बाल रफ और बेजान हो जाते हैं। तो ये जो ह्यूमिडिटी है, कॉन्स्टेंटली गीले बाल है, और जो हार्ड वाटर है, ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे आपके बाल टूटना शुरू हो जाता है। देखो, मॉनसून हमें एकदम से विलेन लगने लगता है। हर बार हम देखते हैं जब बारिश पड़ती तभी बाल झड़ते हैं, इसलिए दिमाग में कनेक्शन बैठ गया है। लेकिन अगर आप साइंस की नजर से देखोगे तो एक अलग कहानी आपको दिखेगी।
इस कहानी को समझने के लिए आपको हेयर ग्रोथ साइकिल को समझना पड़ेगा और मैं एकदम आसानी से आपको समझाता हूँ। आपके हर बाल की लाइफ बेसिकली 3 फेजेस में होती है। पहला होता है एनर्जेन, ये ग्रोथ फेज है जिसमें आपके बाल बढ़ते रहते हैं। किसी भी टाइम आप देखो आपके 85 to 90% बाल इसी फेज में होते हैं। होता यह है कि हेयर फॉलिकल्स के जो लोअर पार्ट है उसमें जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब एक नया बाल बन जाता है तो वो हेयर फॉलिकल से बाहर निकल जाते हैं। एक हेयर फॉलिकल एनर्जेन फेज में 4 साल तक बाल ग्रो कर सकता है। दूसरा स्टेज है कैटजेन, एक छोटा सा ट्रांजिशन फेज होता है बस सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। इसमें जो आपका हेयर फॉलिकल का लोअर पार्ट है वो रिग्रेस होता है और हेयर की ग्रोथ को बंद कर देता है। आपके 5% बाल हर टाइम इसी फेज में रहते हैं। और फिर आती है फाइनल स्टेज जिसे बोलते हैं टेलोजेन, जिसमें आपके हेयर फॉलिकल्स एकदम से इनएक्टिव हो जाते हैं और इसी स्टेज में हेयर फॉल स्टार्ट होता है। इसी स्टेज की एक कंडीशन का नाम है टेलोजेन इफ्यूवियम। जब आपकी बॉडी को कोई बड़ा झटका लगता है, जैसे फीवर हो गया, कोई बीमारी आ गई, क्रैश डाइट हो गई, तेजी से आप वेट लॉस कर रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपने कोई हैवी स्ट्रेस ले रखा है, तो अप टू 70% तक आपके बाल एक साथ एक टाइम पे एनर्जेन से टेलोजेन यानी कि शेडिंग फेज में चले जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसी बात पर मैंने डॉक्टर रिक्ता से पूछा कि टेलोजेन इफ्यूवियम कितना कॉमन है और क्या ये यंग लोगों में ज्यादा कॉमन देखा जाता है? That's a great question. So, telogen effluvium जो होता है, it is one of the most common causes of hair shedding which is encountered in dermatology clinics. ये commonly तब occur होता है when larger than normal proportion of हमारे जो hair follicles हैं वो prematurely टीलोजन फेज में या फिर शेडिंग फेज में पुश हो जाते हैं हेयर साइकिल के। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट टीलोजन एफ्लूवियम जो है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ डिजीज, इट इज़ अ रिएक्शन पैटर्न एंड ट्रिगर्स कैन बी मल्टीपल। इट कैन रेंज फ्रॉम से अ हाई फीवर, देयर कुड बी सर्जरी, चाइल्ड बर्थ, सर्टेन मेडिकेशंस कैन ट्रिगर इट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल अपसेट्स, सिवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया या कोई सिस्टेमिक इलनेस हो गई। देयर कैन बी सो मेनी ट्रिगर्स फॉर टीलोजन एफ्लूवियम। नाउ क्या होता है कि आपका हेयर फॉलिकल जो होता है वो उसका एक डिलेड रिस्पॉन्स होता है, विच बेसिकली मीन्स इवन अप टू 2 to 3 months आफ्टर द इनिशियल ट्रिगर हेयर फॉल या हेयर शेडिंग माइट स्टार्ट आफ्टर दैट मच ऑफ टाइम। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज ट्रिगर अभी हुआ है इमीडिएटली हेयर शेडिंग विल स्टार्ट। ऑल्सो जो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की what category and age group experiences this, it can occur at any age but हम commonly इसको young और मिडिल एज कैटेगरी में देखते हैं। क्यों? बिकॉज इस एज ग्रुप में वी कॉमनली सी थिंग्स लाइक स्ट्रेस, वी सी डाइटरी चेंजेस, वी सी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, प्रेगनेंसीज हो गए, लाइफस्टाइल रिलेटेड ट्रिगर्स जो हो गए कॉमनली इस एज ग्रुप को अफ्लिक्ट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट इट इज नॉट कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दिस एज ग्रुप। इस कंडीशन के ट्रिगर होने में और एक्चुअल में इसका इफेक्ट दिखने में काफी गैप रहता है, लगभग 2 से 3 महीने का। जून जुलाई में जो आपके बाल झड़ रहे हैं आप हिसाब लगाओ तो हो सकता है असलियत में उसका रीजन मानसून में ना निकले बल्कि अप्रैल मई की गर्मी में निकले, जब तेज धूप हो रही थी, पसीना निकल रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था, आपको शायद एग्जाम की टेंशन थी उस टाइम पे, या आप जॉब करते हो तो आपने ऑफिस का वर्कलोड ले रखा था, हो सकता है 1 हफ्ते आपका बहुत भयंकर बुखार रहा हो मार्च में जिसका असर अब दिख रहा है। आपकी बॉडी ने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये बाल तो अब गिराने पड़ेंगे, गिरने शुरू आपके मानसून में हुए और आप हो कि मानसून की परेशानी लेके बैठे हो। मानसून तो एग्जिस्टिंग इशू को सिर्फ वर्स बना रहा है, इशू आपका 3 महीने पहले शुरू हो चुका था। ये समझना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर हम लोग सिम्टम पे रिएक्ट करते रहते हैं, रूट कॉज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बारिश में महंगे महंगे शैम्पू खरीदना शुरू कर देते हैं जबकि असली प्रॉब्लम 3 महीने पुरानी है। अब आता है वो सवाल जो आप हर साल किसी ना किसी से पूछते हो, भैया इस साल कुछ ज्यादा बाल क्यों झड़ रहे हैं? क्या यार आपके भी बाल लिटरली हर साल कम हो रहे हैं? इसका एक सीधा सा जवाब है, आपकी बॉडी हर साल डिटेरियोरेट होती जाती, खराब होती जाती है, स्लीप साइकिल हर साल और बिगड़ती जा रही है और भारत में तो डेफिशिएंसीज का पूरा अंबार लगा पड़ा है। सबसे पहले आता है प्रोटीन। बाल बेसिकली केराटिन नाम के प्रोटीन से बनता है और गवर्नमेंट का अपना एस्टिमेट है कि 73% भारतीय प्रोटीन डेफिशिएंट है। हमारी डाइट रोटी चावल यानी कार्ब्स पे चलती है, प्रोटीन हम बहुत कम खाते हैं। जब बॉडी को ही इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो उसे पहले दिल और दिमाग जैसे जरूरी ऑर्गन में लगाएगी। आपके बालों की डेंसिटी आपकी बॉडी की प्रायोरिटी लिस्ट में काफी नीचे आती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी तो बड़ी फनी है। भारत एक हॉट कंट्री है, फिर भी एक नेशन वाइड स्टडी के हिसाब से
आधे भारतीयों में विटामिन डी की कमी है क्योंकि हम दिन भर ऑफिस में स्क्रीन के सामने बंद कमरों में बैठे रहते हैं। धूप में निकलना लगभग खत्म हो गया है और मॉनसून में तो वैसे भी सूरज हफ्तों तक गायब रहता है। इसके अलावा B12 और आयरन या फेरेटिन की कमी भी बाल झड़ने के बड़े रीजन बनते हैं, जो वेजिटेरियन डाइट में काफी कॉमन है। और फिर हार्मोनल चेंजेस, थायराइड, PCOS जैसी कंडीशंस आजकल काफी कॉमन हो चुकी है। ये भी हेयर फॉल कॉज करती है और हम इसे मौसम समझ के इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। सीजनल शेडिंग टेम्परेरी होती है, 6 से 8 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है, खुद को रीसेट कर लेती है। लेकिन अगर आपको क्राउन यानी सर के बीच की डेंसिटी कम होते हुए दिखे, मांग चौड़ी होते हुए दिखे, टेम्पल साइड से बाल पीछे जाते हुए दिखे या बॉल्ड पैचेस दिखने लगे, तो ये सीजनल इशू नहीं है, ये मेडिकल या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं और इसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। कंघी में जो बालों का गुच्छा आता है ना, वो सारा जड़ से नहीं गिरता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक है शेडिंग, यानी बाल अपनी जड़ से, रूट से पूरा निकल जाता है, और दूसरा है ब्रेकेज, यानी बाल बीच में से टूट जाता है। और दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं और इनका इलाज भी अलग अलग है। ह्यूमिडिटी आपके बाल के शाफ्ट को अंदर तक वीक कर देती है और इसके पीछे एकदम सॉलिड साइंस है। आपका बाल केराटिन प्रोटीन का बना होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कमजोर होते हैं और पानी के कांटेक्ट में आते ही टूट जाते हैं। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आपका बाल हवा में से पानी ऐसे सोख करता है जैसे स्पंज की तरह काम कर रहा हो। इससे बाल अंदर से फूल जाता है और बाल रफ हो जाता है। यही है बालों में होने वाली फ्रिजीनेस, और यही उलझे हुए बाल है जो मॉनसून में कंघी करना एक स्ट्रगल बना देते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ फ्रिजीनेस से नहीं है। जब बाल बार बार फूलता और सिकुड़ता है तो ये प्रोसेस बाल को स्ट्रक्चरली वीक कर देता है, जिसे हाइग्रल फटीग कहते हैं। बाल सॉफ्ट तो फील होता ही है, लेकिन साथ में फ्रजाइल भी हो चुका होता है और जरा सा खींचते ही वो टूट जाता है। गीला बाल अपनी सबसे कमजोर स्टेट में होता है, लेकिन मॉनसून में हम क्या करते हैं? गीले गीले बालों में कंघी कर ली, गीले गीले बालों को तौलिए से रगड़ दिया, गीले गीले बालों में रबड़ बैंड लगा दी। हर एक ये जो हरकत है वो आपके बालों को जड़ों से कमजोर बनाती है। अब एक छोटा सा आपको घर वाला टेस्ट भी बता देता हूं। अगर हाथ में पूरा आपका लंबा बाल आ गया है जिसमें जड़ लगी हुई है तो वो शेडिंग है, और अगर छोटे छोटे टूटते हुए टुकड़े आपको दिख रहे हैं तो वो ब्रेकेज है। ये डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया दे देता है कि प्रॉब्लम कहां हो सकती है। अब सवाल आता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएं भी तो कब जाना चाहिए, क्योंकि हर बाल झड़ने पे डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ साइंस हैं जिस पे आपको डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हेयर फॉल 6 से 8 हफ्तों से ज्यादा कंटिन्यू हो रहा है, अगर साफ साफ थिनिंग दिखाई दे रही है या बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं, अगर स्कैल्प में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है या पस वाले दाने हो रहे हैं, मोटी फ्लेकिंग हो रही है या अचानक से बहुत ज्यादा बाल गिरने लगे हैं, और अगर सर के साथ साथ आपकी आईब्रोज या बॉडी हेयर भी झड़ रहा है, तो ये एक बड़ी वार्निंग है। ये सिर्फ हेयर तक नहीं बल्कि पूरी बॉडी के अंदर किसी प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। तो मैंने डॉक्टर रिक्ता से पूछा क्या कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम बाल गिरने का असली कारण पता लगा सके। टू आंसर यस, बट देयर इज नो सिंगल टेस्ट जो कि आइडेंटिफाई कर सकता है आपके हेयर लॉस का रीजन क्या है। द इवैल्यूएशन विल प्राइमरली स्टार्ट विद एन एक्सटेंसिव हिस्ट्री. So we have to elicit a very detailed history from the patient, and then comes the examination. So we have to examine the scalp. We also have to perform certain tests like the hair pull test, and trichoscopy se we also have to view the scalp and the hair shaft. Blood tests may be recommended jab the underlying history and examination points us to certain underlying medical causes. These tests can include things like a complete blood count. There can be an iron study, vitamin D, vitamin B12. Occasionally we can also include things like zinc and some other nutritional markers. Women के case में if there is irregular periods, if there is facial hair growth, if there are some other signs of hormonal imbalance, then we will include a hormone panel. बेसिकली मॉनसून हेयर फॉल काफी रियल चीज है। आपके सच में बाल ज्यादा गिरते हुए दिखते हैं, आप गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन उसका रीजन कोई अकेला नहीं है। ये ह्यूमिडिटी, पसीना, डैंड्रफ, स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन, कमजोर हेयर शाफ्ट, स्ट्रेस, खराब न्यूट्रिशन, आपकी बैड हैबिट्स, इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट है। और हर साल ये पहले से बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने स्कैल्प को पूरे साल इग्नोर करते हैं, फिर एक सीजन में सब देखना चाहते हैं।
बॉडी का स्ट्रेस हर साल जमा होता रहता है, नींद और डाइट हर साल थोड़ी थोड़ी खराब होती जा रही है, डेफिशिएंसीज बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हेयर कलर, हीट डैमेज, ये सब जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इसको सीवियर बना देती है। देखो बात इतनी सी है कि पैनिक करने की जगह ऑब्जर्व करना बेटर रहेगा। अगर 6 से 8 हफ्ते में बाल गिरने रुक जाते हैं तो ये नॉर्मल सीजनल बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ना रुके, थिनिंग दिखे, पैचेस दिखे, तो गूगल पे उपाय ढूंढने या किसी रैंडम हेयर ऑयल के चक्कर में फंसने की बजाय एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। बाल वापस उगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर सही ट्रीटमेंट से पॉसिबल जरूर है और इन्हें बचाना तो और भी आसान है। और लास्ट में बस इतना कहूंगा, अपनी बॉडी को ब्लेम करने से पहले उसकी सुनना सीख लो, प्रॉपर डाइट लो, सप्लीमेंट लो, धूप में निकलो, नींद पूरी करो और बालों की सही केयर करना सीखो। बाकी इस चैनल पर हेयर साइंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप उन सबको देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी तरफ से और नए नए वीडियोस चैनल पे देखने को मिलते रहें।